हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ग्लोबल हॉस्पिटल। करण सो चुका था, लेकिन चित्रांग जानते हुए अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। जब उसे झपकी आने लगती है, जिस पर चित्रांग वार्ड से निकलकर अपने लिए कॉफ़ी लेने बाहर चला जाता है। चित्रांग लिफ्ट से नीचे आता है जब उसकी नज़र दो लोगों पर जाती है जो एक दूसरे को बेतहाश चूमे जा रहे थे। चित्रांग उन लोगों को एक नज़र देखकर इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है तो सफ़ेद कोट पहने एक डॉक्टर से टकरा जाता है। वो डॉक्टर गिरने लगती है, जिस पर चित्रांग उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचता है तो उन दोनों के होठ आपस में मिल जाते हैं। जब चित्रांग और माही के होठ आपस में मिलते हैं तो चित्रांग संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, जिस कारण माही उसके ऊपर आ जाती है। माही चित्रांग के दोनों तरफ हाथ रखे खुद को चित्रांग से दूर करने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो फिर से चित्रांग के ऊपर गिर जाती है, जिससे इस बार उसके होठ चित्रांग के गाल को छू जाते हैं। चित्रांग माही के कमर पर हाथ रखकर उसे पलट कर उससे दूर हो जाता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। माही भी उठकर खड़ी हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने होठों को साफ करते हुए चित्रांग की तरफ डिम लाइट में देखकर धीरे से कहती है, इधर आओ। चित्रांग माही की धीमी आवाज़ पर कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखकर व्हाट। माही चित्रांग के हाथ को पकड़ लेती है और उससे अपनी तरफ खींचते हुए अपने केबिन की तरफ ले जाती है। चित्रांग बस उसके साथ खींचा चला जाता है। माही चित्रांग को अपने केबिन के अंदर धकेल कर दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए पलट कर चित्रांग को घूरने लगती है। चित्रांग, जो कि अचानक माही के धकेलने के कारण जैक्स पर टकरा जाता गया था, हैरानी से माही की तरफ देखते हुए व्हाट हैपेंड डॉक्टर। माही चित्रांग को इनोसेंट चेहरे को देखते हुए दांत पीसकर, ओ कस्तूरी बैल की पैदाइश, बाल आंखों में घुस गए हैं क्या? नज़र नहीं आ रहा सामने से लड़की आ रही। माही की बात सुनकर चित्रांग अपने दांत पीस, आंखें तो आपके पास भी है क्या? आप अपनी आंखों से इस एक्शन के लिए दे कर आई हो? चित्रांग के जवाब पर माही से उंगली दिखाते हुए, सुनो, मुझे उल्टा जवाब देने वाले लोग नहीं पसंद। चित्रांग माही को इग्नोर कर साइड करते हुए, और मुझे ज़्यादा बकवास करने वाले लोग नहीं पसंद। इतना कहकर चित्रांग दरवाज़ा खोलने लगता है, जिस पर माही उसके बम पर एक लात मार देती है। अचानक माही के ऐसा करने पर चित्रांग का चेहरा बुरी तरीके से लाल हो जाता है और वो मुड़कर माही को गुस्से से घूरते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है? माही अपने कोट के स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए एटीट्यूड के साथ बोली, बदतमीजी नहीं है, जो तुमने मेरी किस चुराई ना उसकी सज़ा है ये। चित्रांग माही के बाद पर अपने दूसरे हाथ से अपने बैग को सहलाते हुए माही को घूर कर बोला, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम जैसे बदतमीज, जाहिल और गंवार लड़की नहीं दी। पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर। सुनकर माही चित्रांग के पास आकर उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोले, ईशानु, दोबारा कहो जो तुसीम ही ने कहा किया है। चित्रांग माही के हाथ को झटक कर उसे दूर धक्का देते हैं, जिससे माही के कमर पर टेबल के कोने से लगती और वो दर्द से कड़ा जाती। माही के कराहने की आवाज़ सुनकर चित्रांग को थोड़ा सा गिल्ट महसूस होता है और वह माही के पास आकर कहता है, तुम ठीक हो? माही आंखों में नमी ले चित्रांग की तरफ देखते हुए गुस्से में, जे मेरी रिहा दिहादी टूटा गायताम मामूम तैनू लगरा लूला बना दिया। अगर मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी ना, मैं तुम्हें लूला लंगड़ा कर दूंगी। माही की धमकी को सुनकर चित्रांग थोड़ा झिझकते हुए बोला, सॉरी, तुमने अचानक कॉलर पकड़ा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। कैन आई हेल्प यू? माही चित्रांग के सॉफ्ट आवाज़ पर उसे 2 मिनट घूरने के बाद गर्दन टेढ़ी करने की कोशिश करते हुए, लग रहा है जैसे खून निकल रहा है। चित्रांग माही के चेहरे को पकड़ लेता है, जिस पर माही टकटकी लगाकर चित्रांग की आंखों में देखने लगती है, जिस पर चित्रांग कैजुअल होकर कहता, मैं तुम्हारी हेल्प करूं? माही चित्रांग की बात पर बोली, मैंने कोट पहना है, मुझे लगता है कि दवा लगाने पर ठीक हो जाएगा। चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए माही के कोट को निकालने में उसकी हेल्प करता है, जिसमें माही की कमर पर जोर पड़ती है और वो दर्द में फिर से कड़ा जाती है। माही के कराहने की आवाज़ पर चित्रांग, मैं धीरे कर रहा हूँ, रुको। इतनी कहकर चित्रांग आराम से माही के कोट को उतार देता है और माही ने शॉर्ट टॉप डिजाइन की कुर्ती और नीचे ब्लैक पैंट पहन रखा था, जिसे देखकर चित्रांग माही से बोला, क्रीम कहाँ पर है? माही चित्रांग को नर्वस देखकर फ्रस्ट्रेट होकर बोली, तुम खुद इतने नर्वस हो, मेरी हेल्प कैसे करोगे? जिसे सुनकर चित्रांग माही को घूरते, वो मेरी दिक्कत है कि मैं कैसे हेल्प करूँगा, तुम बताओ क्रीम कहाँ है? चित्रांग के गुस्से भरी आवाज़ पर माही मुंह बनाते हुए खुद से बोली, खड़ूस कहेंगे। उसे खुद में बात करता हुआ देखकर चित्रांग दांत पीसकर बोला, खुद में बात करना हो गया हो तो बता सकती हो क्रीम कहाँ पर है? माही अपने डेस्क ड्रॉप की तरफ इशारा करती है तो चित्रांग जी उसे खोलता है, जिसके अंदर ढेर सारे जंक फूड के पैकेट पड़े हुए थे, जो कि उछाल मारकर बाहर आ जाते हैं, जैसे उन्हें ज़बरदस्ती उसमें भरा गया। चित्रांग के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए अपनी मुट्ठी मजबूती से भरकर भींचकर उसमें से क्रीम निकाल कर लाता है और माही की तरफ देख कर कहता है, अपना टॉप ऊपर करो। माही आगे की तरफ झुकते हुए बोले, आराम से करना। चित्रांग उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए अपने हाथ में सर्जिकल ग्लव्स पहन लेता है, जिसे देखकर माही का मुंह बन जाता और वो अपने टॉप को हल्का सा ऊपर करती है। चित्रांग उसकी चमचमाती गोरी कमर को देखकर मन में बोला, इसकी चमड़ी तो दूध की तरह सफ़ेद है, मैं क्या सोच रहा हूँ? इतना सोचते हुए चित्रांग अपने ख्याल को झटक देता और देखता है कि उसके रीढ़ की हड्डी पर लाल निशान थे और हल्का खून आ रहा था। चित्रांग क्रीम निकालकर उसकी चोट पर लगाता है, जिस पर माही चिल्लाते हुए कहती, जलन हो रही है, धीरे करो।
चित्रांग मुंह बनाते हुए हल्का हल्का फूंक मारते हुए क्रीम लगाने लगता है तो माही चित्रांग के फूंक मारने पर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए खुद से कहती है, मुझे हो क्या रहा है, मुझे गुस्सा आना चाहिए लेकिन मेरी बॉडी में गुदगुदी हो रही है। इस आदमी के नज़दीक आने पर मुझे क्या हो रहा है। इतना सोचते हुए माही जल्दी से खड़ी हो जाती है। चित्रांग अचानक माही के ठीक से खड़े होने पर कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ। माही अपना सिर नहीं में हिला अपने टॉप को ठीक करते हुए बोली, कुछ नहीं, निकालो यहाँ। चित्रांग माही की बात पर कुछ पर रुक कर बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर चित्रांग ग्लव्स निकाल कर वहीं पर रख देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर माही कहती है, सुनो। चित्रांग सिर घुमाकर माही की तरफ देखते बोला, व्हाट। माही थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, थैंक यू। चित्रांग को उसे इग्नोर करके दरवाजे खोलकर बाहर चला जाता है। माही उसे जाता हुआ देखने के बाद मुंह बनाते हुए वहीं पर डेस्क पर बैठ जाती है और उसे अपने कमर में दर्द थोड़ा कम हो रहा था। इधर चित्रांग जब कैफेटेरिया की तरफ चला जाता है तो माही के केबिन के बगल वाले केबिन से कोई निकाल कर शैतानियत के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे रिजेक्ट किया था ना, जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दी तो तुम मेरा नाम भी। इतना कहते हुए मुस्कुरा देता है और उस अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। चित्रांग अपने लिए कॉफ़ी लेकर वापस करण के वार्ड में पहुंचता है तो देखता है करण बाथरूम से बाहर आ रहा था। चित्रांग करण को देखकर अंदर आते हुए बोला, यार तू पिछले जन्म में उल्लू था क्या, तू सोता क्यों नहीं है। करण उबासी लेते हुए चित्रांग के पास आकर उसके सोफे पर बैठते हुए बोला, अबे 2 घंटे सोया था मैं, पेट की टंकी फुल हो गई थी, खाली नहीं करूँगा तो बिस्तर गीला हो जाएगा ना, इसलिए उठा। लेकिन तू कहाँ घूम रहा था, कहीं कोई चुड़ैल पटाली क्या। करण के बाद पर चित्रांग अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, अबे कॉफ़ी लेने गया था अपने लिए, नींद आ रही थी ना इसलिए, तो रास्ते में वो डॉक्टर से टकरा गया। खूबसूरत थी क्या, करण ने एक्साइटमेंट में पूछा, जिसे देखकर चित्रांग अपना हाथ को करण को दिखाते बोले, ये दिख रहा है पंजा, एक रपेटा गाल पर पड़ जाएगा ना, फिर से जाकर सोएगा, चुपचाप सो जा, हालत ठीक नहीं है महाराज की और घूमना है। चित्रांग के हाथ को देखकर करण मुंह बनाते हुए, मैं काम कर लूँगा, तू जा सो जा। चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाकर करण को अपनी गोद में उठा लेता है तो करण मुंह बनाते हुए कहता है, तेरी बेबी नहीं हूँ यार, मैं हमेशा अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाता हूँ। चित्रांग करण के बात को इग्नोर करते हुए उसे लाकर बिस्तर पर सुला देता है और ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, चुपचाप सो जा। करण चित्रांग को भी बिस्तर पर खींचते हुए, आरोही कह रही थी बिस्तर बड़ा है और कंफर्टेबल है, दोनों साथ में सो सकते हैं। चित्रांग जल्दी से अपना जूता निकालते हुए उसके बगल में लेट जाता है तो करण अपना एक पर चित्रांग के ऊपर रखते हुए कहता है, सो जा। चित्रांग उसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है तो करण धीरे से कहता है, चित्ररूप का एक सवाल पूछे तुझसे। करण की बात पर चित्रांग बोला, हाँ पूछो, तू आरोही से प्यार क्यों नहीं कर सकता। करण ने पूछा, जिसके जवाब में चित्रांग कुछ पल चुप रहकर बोला, मैंने हमेशा उसे अपनी बहन की नज़र से देखा है, उसके लिए फीलिंग बदल नहीं पा रहा। उस दिन जब उसने मुझ पर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाया बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। चित्रांग की बात सुनकर करण आंखें खोल उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो तेरे लिए पागल है, कभी कभी डर लगता है कि इस पागलपन में वो कुछ कर न बैठे। मानता हूँ कि उसके जिद के आगे घुटने टेक सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा यार, एक तरफा प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता। चित्रांग ने जवाब दिया, जिसे सुनकर करण अपना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही, अगर हम किसी से प्यार नहीं करते तो नहीं कर सकते, और ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। ज़बरदस्ती के प्यार कभी मुकम्मल नहीं होते। चित्रांग सिर घुमा कर करण की तरफ देखता है तो करण उसके गाल पर चूम कर कहता है, तू बहुत समझदार है। चित्रांग उसकी नोटी हरकत पर मुस्कुरा कर बोला, तू भी कभी कभी सुधर सकता है, कभी नहीं सुधर सकता। चित्रांग के बात पर करण उसे कसकर गले लगा अपनी आंखें बंद करते हुए, रक्षाबंधन है यार, शॉपिंग पर जानी है, चल सो जा। चित्रांग करण के बात पर अपना सिर हिलाते हुए आंखें बंद कर लेता है और दोनों सो जाते हैं। समय धीरे धीरे बीत जाता है और रक्षाबंधन का दिन भी आ जाता है। सारंग बिला में खुशी का माहौल था क्योंकि कशिश की बेटी का नामकरण होना था और चित्रांग ऑफिशियली रूप से आज सारंग बिला में आ रहा था। मृत्युंजय के कमरे में मृत्युंजय सिल्वर कलर का कुर्ता और नीचे पैजामा पहने रेडी हो रहा था और सेम आउटफिट अव्यक्त ने भी पहन रखा था। मृत्युंजय अव्यक्त के पास जाकर उसके बालों को सेट करते हुए, अभी आज समृद्धि तुम्हें राखी पहनाएगी, बहन से बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। अव्यक्त समृद्धि के नाम को सुनते ही मुंह बनाते हुए मुंह से लाड़ के बुलबुले बनाने लगता है, जिसे देखकर मृत्युंजय टिश्यू पेपर से उसे मुंह को साफ करते हुए कहता है, इरिटेट मत करो, नीचे सारे मेहमान आ चुके हैं। तभी महक क्लोजेट से रूम से बाहर आती है और मृत्युंजय से कहती है, सुनिए। मृत्युंजय घूमकर महक की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बोलो क्या। ये कहते कहते मृत्युंजय की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसकी नज़र महक पर मानो टिक सी गई थी। महक मृत्युंजय को नज़र को खुद पर महसूस करके बोले, आपने एक जोरी और बिछिया लिया था ना, वो कहाँ है।
अव्यक्त महक का दुख कर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मम्मा मम। महक अपने बालों को पीछे करते हुए अव्यक्त के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेती है तो अव्यक्त महक के गाल पर किस कर लेता, जैसे कम्प्लीमेंट दे रहा हो कि मॉम आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अव्यक्त किस करने पर महक उसके गाल पर किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच बेबी। तभी कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। मृत्युंजय जो कि अभी भी महक को देखे जा रहा था, जो जाकर दरवाज़ा नहीं खोलता, जिसे देखकर महक मृत्युंजय से कहता, दरवाजे पे कोई है। महक की आवाज़ सुनकर मृत्युंजय होश में आते हुए, हाँ जा रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय जाकर दरवाज़ा खोलता है तो गोल्डन कलर की शेरवानी में सुधांशु खड़ा मुस्कुरा रहा था। सुधांशु को देखकर मृत्युंजय की आंखें चमक उठती है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोले, जी। मृत्युंजय अपना सिर हिला महक के पास जाकर उसकी गोद से अव्यक्त को ले लेता है तो अव्यक्त अपने पिता की हरकत को समझ जाता है और महक की तरफ जाने के लिए रोने लगता है। मृत्युंजय अव्यक्त को पीठ को थपथपाते हुए बोला, शांत हो जाओ और मामू के साथ थोड़ा सा घूम कर आओ और फिर डैडा तुम्हें चॉकलेट देंगे। ये कहते हुए मृत्युंजय अव्यक्त को सुधांशु के गोद में दे देता है। सुधांशु कन्फ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आप ये क्या कर रहे हैं। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ भी नहीं, तुम्हें बस अपने भांजे को 1 घंटे संभाल कर रखना है, मुझे महक से कुछ बात करनी है। जिसे सुनकर सुधांशु जल्दी से बोला, लेकिन मुझे दीदी से बात करनी थी, अपनी दीदी से बात कर लेना, अभी राखी पहननी है तो तुम्हें, चलो मैं जो कहा वो करो। जीजा की बात मानना साले का परम धर्म होता है। मृत्युंजय ने महक को पीछे की तरफ धक्का देता है, जिस पर भी सुधांशु संभालते हुए बोला, अरे अब धक्का क्यों दे रहे हो, मेरी गोद में बच्चा है। मृत्युंजय आराम से सुधांशु को खड़ा कर दरवाजे को पकड़ कर बोला, अच्छा ठीक है, जो कहा वो करो, अच्छा साला बनो। इतना कहकर मृत्युंजय सुधांशु के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। सुधांशु बंद दरवाजे को देख मुंह बनाते हुए अव्यक्त की तरफ देख कर बोला, तुम्हारा बाप 1 नंबर का छिछोरी आदमी है। सुधांशु के बाद पर अव्यक्त उसे घूरते हुए चिल्ला कर रोने लगता है, जिसे देख सुधांशु रोने जैसा चेहरा बनाकर अव्यक्त को लेकर विप्लो के कमरे की तरफ भाग जाता है। वहीं अंदर मृत्युंजय की हरकत को देखकर महक आंखें छोटी करके बोली, आप ये क्या कर रहे हो। मृत्युंजय अपने कदम महक की तरफ बढ़ाते हुए, आज कुछ तूफानी करते हैं। फिर महक के बिल्कुल नज़दीक आकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। महक मृत्युंजय की नीली आंखों को देखते हुए थोड़ा से घबरा कर बोली, नीचे सारे मेहमान आ चुके हैं। मृत्युंजय महक के नग्न कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने बिल्कुल नज़दीक लाकर बोला, उनका काम है आना, अपना काम करना है, चले जाना। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रख सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मीरा भी आपका इंतज़ार कर रही है। मृत्युंजय महक के बालों पर हाथ फेरते उसके गले पर किस कर लेता है तो महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय किस करते हुए अचानक मार्ग छोड़ता है तो महक की चीख निकल जाती है। मृत्युंजय अपने वाइट किए जगह को हल्का सा शक करके छोड़ देता है और सिर बाहर निकालकर महक की तरफ देखता है, जिसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। महक की नम आंखों को देख मृत्युंजय उसके गाल पर अपने अंगूठे से धीरे धीरे चलाते हुए, सॉरी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। मृत्युंजय महक के बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे दूर होकर वार्डरोब से एक नेकलेस का सेट लेकर महक को देता है। महक बड़ी बड़ी आंखें से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहते, ये क्या है। मृत्युंजय उस डिब्बे के नीचे रखकर महक ने जो सिंपल सा ज्वेलरी अपने लिए प्रिपेयर किया था उसे निकाल कर रख देता है और उसके कान के झुमके भी उतार देता है। महक कन्फ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आप कर क्या रहे हो। मृत्युंजय उसकी बात को बिना कोई जवाब दिए उस नेकलेस सेट को डिब्बे को खोलता है, जिसके अंदर व्हाइट डायमंड से डिजाइन की गई एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस था। मृत्युंजय उस नेकलेस को महक को पहना देता है और उसके इयरिंग को भी महक को पहनाने के बाद उसके कान पर किस करते हुए कहता है, बहुत सुंदर लग रही हो। महक मृत्युंजय के बाद में मिरर की तरफ देखती है तो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगे थे। खुले बाल जिसे आगे से पकड़ कर क्लस्ट किया था और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। नेवी ब्लू कलर की साड़ी जिसमें हल्की डिजाइन की गई थी, जो कि फुल स्लीव ब्लाउज के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी और इसमें मृत्युंजय का पहनाया हुआ डायमंड सेट महक को कातिलाना लुक दे रहा था। महक गहरी सांस भर के मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आप तैयार हो गए हो। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो महक उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, तो नीचे चलिए। जिस पर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, महक मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय की बात पर महक उसकी तरफ मुड़ कर देखते हुए बोले, आपको सच में मुझसे बात करनी थी। मृत्युंजय अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बोला, हाँ मुझे तुमसे सच में बात करनी है। तुम्हें क्या लगा। महक 2 मिनट मृत्युंजय को घूरने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, कुछ भी नहीं, क्या बात करनी थी। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक के हल्का सा पास आकर उसे देखते हुए बोला, राजीव फैमिली पिकनिक की बात कर रहा था, मैंने सोचा है कि हम राजस्थान चलेंगे, मैं ऑफिस से कुछ दिनों के लिए लीव ले लूँगा। मृत्युंजय के बाद में महक खुश होते हुए बोली, क्या सच में।
मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो महक अपना सिर हिलाते हुए कहती है ठीक है, मैं सब लोगों से बात करूँगी, अब चले। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला मुझे तुमसे और कुछ भी बात करनी है। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली क्या बात करनी है, आप सीधा सीधा बोलिए ना। मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर बोला आज चित्रांग ऑफिशियली इस परिवार का हिस्सा होने वाला है। मृत्युंजय की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली और अगर चाची ने कुछ कहा तो। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला वो कुछ नहीं कहेंगे और अगर कहेंगे तो मैं उन्हें वापस असम भेज दूंगा। वैदिक यहीं रहेगा हमारे साथ और अगर दादू और दादी ने कुछ कहा तो मैं सबको कुछ संभाल लूँगा। महक अपना सिर हिला देती है और कुछ पल चुप रहकर कहती है और कुछ बात करनी है। मृत्युंजय महक के गाल पर हाथ रखते हुए आज करण और नित्या के डाइवोर्स होने वाला है, प्लीज़ तुम बीच में मत बोलना, मुझे और कुछ नहीं कहना तुमसे। महक मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोले लेकिन महक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के पर्सनल मामले में मत पड़ा करो, चाहे तुम्हारे पढ़ने से उनका रिश्ता बच जाए लेकिन प्लीज़ मत पड़ा करो, मुझे नहीं पसंद। मृत्युंजय ने सीधा सा जवाब, जिस पर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली अगर मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं हुई तो मैं नहीं पढ़ूंगी। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोले थैंक यू, चलो बाहर चलते। महक अपना सिर हिला देती और दोनों कमरे से बाहर चले जाते। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।